अध्यात्म और विज्ञान के अंतर्गत हम चर्चा कर रहे थे इमोशनल और इमोशनल ट्रेनिंग की। तो आज हम इस चर्चा को पुनः आगे बढ़ाते हुए लेशिया ध्यान की चर्चा करेंगे कि लेशिया ध्यान का हमारे भावों पर क्या प्रभाव पड़ता है। लेशिया ध्यान का वैज्ञानिक और आध्यात्मिक दृष्टिकोण क्या है। हर वस्तु का वैज्ञानिक और आध्यात्मिक दृष्टिकोण होता है। लेशिया ध्यान का भी वैज्ञानिक और आध्यात्मिक संदर्भ क्या है, इसकी चर्चा इस पाठ के अंतर्गत की जानी है। विज्ञान जगत में प्रभाव देखा जाता है कि रंग का कहाँ किस प्रकार से प्रभाव होता है। विज्ञान ने बताया कि हमारे शरीर के अलग अलग अवयव और अलग अलग अवयव के अलग अलग रंग होते हैं और हर अवयव रंगों से प्रभावित होता है। प्रश्न उठता है कि अवयव रंगों से प्रभावित कैसे होता है। हम ब्रह्मांड में रहते हैं। ब्रह्मांड का सूर्य प्रकाश हमें मिलता है। सूर्य प्रकाश में अलग अलग कलर हैं। सारे कलर हमें नहीं दिखाई देते, केवल एक कलर हमें दिखाई दे रहा है। लेकिन हमें उस रंग को समझना है कि किस रंग की बहुलता कहाँ है। उसके लिए हम पर्टिकुलर वस्तु को देखना पड़ेगा। आप देखते हैं घास। घास पर जब सूर्य की किरणें पड़ती है तो घास पर हमें केवल हरा ही रंग दिखाई देता है, दूसरा रंग नहीं दिखाई देता। वह इसलिए हमें नहीं दिखाई देता क्योंकि उस घास में हरे रंग की बहुलता है, अधिकता है। सूर्य प्रकाश से वह हरे रंगों को प्रकाश में ले लेता है और बाकी के जो रंगों को है वो उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, इसलिए हमें केवल हरा रंग ही दिखाई देता है। वैसे ही सूर्य प्रकाश की तरह लेशिया के भी अलग अलग रंग हैं। अलग अलग रंग होने के कारण उसका प्रभाव भी अलग अलग होता है। विज्ञान के संदर्भ में अगर हम बात करें तो लेशिया कैसे प्रभावित होती है और लेशिया कैसे प्रभावित करती है। लेशिया प्रभावित करती है सबसे पहले अंतःस्रावी ग्रंथियों को और एक्सोक्राइन ग्लैंड और एंडोक्राइन ग्लैंड को, यानी नलिका विहीन ग्रंथियों को और नलिका युक्त ग्रंथियों को लेशिया प्रभावित करती है। प्रश्न उठता है कि ग्रंथियों को प्रभावित करने से हमें क्या लाभ। ग्रंथियां 8 हैं। 8 ग्रंथियों के स्थान भी अलग अलग हैं और उनके कार्य भी अलग अलग हैं। ग्रंथियों के रंग अलग, उनका आकार प्रकार अलग और उनसे होने वाले जो सीक्रेशंस हैं, जो हार्मोन का रसायन वहाँ से सीक्रेट होता है, वह क्या है, वह भी अलग अलग है। तो लेशिया ध्यान का सबसे नज़दीकी संबंध हमारी अंतःस्रावी ग्रंथियों से है। हमारे ग्रंथियाँ लेशिया तंत्र से प्रभावित होती हैं और उस प्रकार का वह सीक्रेशन करती हैं। विज्ञान और रंग, हम बात कर रहे थे कि सूर्य प्रकाश से हमें रंग मिलते हैं। सूर्य प्रकाश से जो रंग आते हैं वो वेव के रूप में इस पृथ्वी पर गिरते हैं और फिर वापस वह पुनः फैलते हैं। आपने एक प्रिज्म देखा होगा। प्रिज्म क्या है? एक कांच का ट्रायंगुलर शेप वाला एक कांच का एटम है। कांच का एक बर्तन मान लीजिए, स्थूल बर्तन। उस कांच की पारदर्शिता से जब वह सूर्य का प्रकाश वहां से पास होता है, तो जब सूर्य प्रकाश आ रहा था वह क्या था, एक रंग हमें दिखाई दे रहा था, लेकिन जैसे वो प्रिज्म से वह सूर्य प्रकाश पास होता है तो अलग अलग रंगों में बदल जाता है। सूर्य प्रकाश की जो वेवलेंथ है, जो कलर का जो आधार है, वह क्या है, वेवलेंथ के आधार पर उसे मेजर किया जाता है। आपको यहाँ दिखाई दे रहा है कि सूर्य प्रकाश की किरणें जमीन पर गिर रही हैं और जब वह पुनः वापस ऊपर की तरफ उठ रही है तो अलग अलग तरंगों के रूप में, अलग अलग रंगों के रूप में वह निकल रही है। और आप इधर देख रहे हैं इंद्रधनुषी कलर, ये भी प्रिज्म से इसी प्रकार से कलर निकलते हैं। आप जब उस कांच को एक कागज पर रख देते हैं और सूर्य प्रकाश की किरण जब पड़ती है तो आप उसकी दूसरी साइड में देखते हैं कि अलग अलग रंग आपको उसमें दिखाई देते हैं और उस समय आप मेजर करते हैं कि कौन से रंग की बहुलता उस प्रकाश में ज़्यादा है। जैसे
विज्ञान प्रिज्म के माध्यम से जानता है कि सूर्य प्रकाश के अलग अलग तरंगे, रंगों की तरंगे हमें दिखाई देती हैं, वैसे ही व्यक्ति के भीतर भी रंग होते हैं। अलग अलग रंग कैसे उत्पन्न होते हैं, ये उसका अपना अध्यात्म है। जिस प्रकार के उसके भाव होते हैं, जिस प्रकार के उसके विचार होते हैं, जिस प्रकार का उसका स्वभाव होता है, जिस प्रकार का उसका स्वास्थ्य होता है, वैसे ही प्रकार की किरणें उसके शरीर से बाहर निकलती हैं। यह किरणें लाल रंग, पीला, हरा, ग्रीन और वायलेट कलर का हो सकता है। अब ये डिपेंड करता है कि व्यक्ति की अपनी भावधारा कैसी है और उसके भीतर के कौन कौन से चक्र जागृत हुए हैं। हमारे शरीर में कलर्स का बहुत ज़्यादा महत्व है और ये कलर क्या है, हमारे शरीर पर साइकोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल इफेक्ट दिखाते हैं। फिजियोलॉजिकल इफेक्ट का अर्थ शरीर क्रिया पर कौन से रंग का क्या असर होता है। वैसे ऑरेंज, ग्रीन और ब्लू ये तीन कलर ऐसे हैं जो मिलकर अलग अलग रंगों को पैदा करते हैं। तो ऑरेंज कलर असर करता है हमारे स्टमक पर, हमारे लीवर पर, स्प्लीन पर, किडनी पर और आंतों पर। ऑरेंज कलर हमारे इन सब अवयवों को एक्टिवेट करता है और प्रॉपर फंक्शन के लिए वह प्रेरित करता है। ब्लड ट्रांसमिशन भी की जो रेट है वह भी ऑरेंज कलर से बढ़ती है। और तो और ऑरेंज कलर हमारी मसल्स को भी हेल्दी बनाता है। हरा कलर निर्माण करता है किसका? मसल्स का। और हरा रंग हमारी जितनी भी नर्व्स है उन सब को यह पावर देता है। और तो और ब्लड प्यूरिफिकेशन की क्रिया में भी यह सहयोग करता है, अर्थात यह ब्लड को भी प्यूरिफाई करता है। ब्लू रंग यह ज्यादातर मुख पर इफेक्ट दिखाता है, गले पर दिखाता है और अपर पार्ट ऑफ ब्रेन पर। यहाँ तक कि अगर कोई वायरल स्वेलिंग यानी किसी मच्छर ने काटा या वायरल स्वेलिंग हो गई तो यह उसको भी दूर करता है। और तो और अगर किसी भी प्रकार की बर्निंग सेंसेशन है, यानी बहुत प्रकार की गर्मी अगर शरीर के अंदर है, तो नीला रंग उसे शांत कर देता है। हम बात कर रहे थे ऑरेंज कलर, ग्रीन कलर और ब्लू कलर की। देखिए ये सारे के सारे चिकित्सा जगत में भी इसका काम आता है। हम आगे चर्चा करेंगे कि चिकित्सा जगत में ये रंग कैसे हमें प्रभावित करते हैं और कैसे हम स्वास्थ्य लाभ प्राप्त कर सकते हैं। अब हम मनोवैज्ञानिक प्रभाव देखेंगे रंगों का क्या होता है। ऑरेंज कलर यह मानसिक शक्ति को बढ़ाता है और आत्मविश्वास को जगाता है। यह बुद्धि को बढ़ाता है और करेज, साहस भी बढ़ाता है। आप देखिए एक रंग किस प्रकार व्यक्ति की मेंटालिटी को ठीक कर सकता है, कैसे उसकी बौद्धिकता को बढ़ा देता है। फिजियोलॉजिकल इफेक्ट भी इसका बहुत पॉजिटिव है। और हम ऑरेंज कलर का जब साइकोलॉजिकल इफेक्ट देख रहे हैं तो इंटेलेक्ट यानी बुद्धि को भी बढ़ा देता है। बुद्धि का भी हमारा संबंध मन से भी है और शरीर के साथ भी है, शरीर क्रिया के साथ भी है। अगर हमारा मन स्वस्थ नहीं है तो हम कुछ भी ग्रहण नहीं कर पाते हैं। तो ये जो ऑरेंज कलर है प्रसन्नता का द्योतक भी है, इसलिए जब व्यक्ति प्रसन्न रहता है तो उसका इंटेलेक्ट पावर भी बढ़ जाता है। ग्रीन कलर फ्रेंडशिप का द्योतक है। वैसे फ्रेंड्स डे जब बनाते हैं, किसी के साथ दोस्ती करनी हो तो येलो फ्लावर दिया जाता है। लेकिन यहाँ पर हम ग्रीन कलर की बात कर रहे हैं कि जैसे जैसे हमारे भीतर ग्रीन कलर
बढ़ता है, ग्रीन कलर की वेवलेंथ बढ़ती है, वैसे वैसे हमारे अंदर मित्रता का भाव बढ़ता जाता है। और जब मित्रता का भाव बढ़ेगा तो नेचुरली दूसरों के प्रति जो ईर्ष्या का भाव है वह कम हो जाएगा। और तो और सेल्फिशनेस, यानी सेल्फिशनेस का तात्पर्य है कि व्यक्ति स्वार्थी। जब व्यक्ति के भीतर दूसरों के प्रति फ्रेंडशिप का भाव बढ़ेगा, ईर्ष्या का भाव घटेगा, तो अपने आप भी स्वार्थ की मात्रा घटती जाएगी। ब्लू कलर, बहुत से लोग क्या होते हैं, बहुत जल्दी उत्तेजित हो जाते हैं, कुछ कहा नहीं कि उत्तेजित हो गए। तो ब्लू कलर है, मेंटल एक्साइटमेंट को दूर करता है, अर्थात सहिष्णुता का विकास कराता है। कोई भी स्थिति आ गई उसे वह समभाव से सुनता है, जल्दी से एक्साइट नहीं होता। छोटा सा उदाहरण ले लें कि अगर हमें ट्रेन पकड़नी है, रेलवे स्टेशन जाना है और समय बहुत कम है, किसी ने कहा भाई शॉर्टकट रास्ता ले लो, और संयोग से क्या होता है कि उस दिन शॉर्टकट रास्ते पर भी ट्रैफिक जाम। जब व्यक्ति को लगता है कि मैं नहीं पहुंच पाऊंगा तो कहता है फालतू में ये रास्ता लिया, अभी तक तो हम पहुंच गए होते, अभी ऐसा हो जाता, ऐसा करने से ऐसा हो गया, पहुंचा नहीं, अभी तक हमें ये भी पता नहीं कि गाड़ी चल दी या नहीं, लेकिन एक्साइट होता रहता है कि ये क्या। हर व्यक्ति को वह, हर दूसरी बाहरी परिस्थिति को वो उसके लिए दोषी ठहराता है और उत्तेजित रूप में आकर दूसरों को परेशान कर देता है। लेकिन ब्लू कलर का अगर अधिकता हो जाती है तो व्यक्ति में जो उत्तेजना आती है वो धीरे धीरे कम हो जाती है, सत्य की ओर ले जाता है ब्लू कलर, यानी सत्य को स्वीकार करवाता है। अब बात हम कर रहे थे कि मेंटल एक्साइटमेंट कम होगा तो फिर व्यक्ति नेचुरली सत्य को स्वीकार करेगा। कैसे? अगर एक्साइटमेंट है तो व्यक्ति सुनेगा नहीं तो सत्य को जान नहीं सकेगा। और जहां मेंटल एक्साइटमेंट कम हो जाती है, दूर हो जाती है, तो व्यक्ति सत्य को सुनता है, सत्य को समझता है और फिर सत्य को स्वीकार करता है। दूसरों के प्रति भी उसके मन में सम्मान का भाव आ जाता है, और तो और समर्पण का भाव भी इस ब्लू कलर से मिलता है। तो फिजियोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट हमने देखा कि किस प्रकार ये कलर्स हमारे शरीर को और हमारे मन को प्रभावित करते हैं। वैसे हमारा शरीर और हमारा मन दोनों एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। अगर हमारा शरीर स्वस्थ है तो हमारा मन भी स्वस्थ रहेगा, और अगर हमारा मन स्वस्थ है तो शरीर भी स्वस्थ रहेगा। शरीर स्वस्थ नहीं तो मन भी नहीं, मन नहीं तो शरीर भी नहीं, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। मन से अलग शरीर नहीं है, शरीर से अलग मन नहीं है। लेकिन दोनों में अगर एक भी स्ट्रांग हो जाता है तो दूसरे अपने आप काम डाउन कर सकता है। शरीर अगर स्वस्थ है, मन खराब है, तो वह शरीर की विल पावर के साथ कहेगा कि नहीं मुझे तो ये करना है, मैं कर सकता हूं, मन को अपने आप झुकना पड़ेगा। और मन अगर स्ट्रांग है, शरीर वीक है, मन कहता है कि क्या है, शरीर वीक है तो क्या हुआ, मैं कर सकता हूं, मैं करके दिखा दूंगा। वो उसकी मन की शक्ति उसके शरीर को बूस्ट कर देती है और वह कार्य कर दिखाता है। वैसे ही अगर शरीर के भीतर किसी प्रकार की कमी है, किसी रंग की कमी है, तो पर्टिकुलर उस रंग का अगर हम ध्यान करते हैं तो वैसा परिवर्तन हमारे भीतर आ सकता है। बेनिफिट्स ऑफ लेशिया ध्यान, अर्थात लेशिया ध्यान से लाभ क्या है। पहले हम बात कर रहे थे फिजियोलॉजी की और साइकोलॉजी की, तो यहाँ पर भी कलर्स और साइकोलॉजी, यानी जैसे जैसे कलर्स हमारे भीतर होंगे, जैसे जैसे अध्यवसाय हमारे लेशिया तंत्र का होगा, वैसे वैसे हमारी इंद्रियां और हमारा मन काम करेगी। तो हमें कलर्स को समझना है, और जब हम कलर्स को समझ लेंगे तो वैसे हमारे भीतर मनोवैज्ञानिक परिवर्तन लाने के लिए हमें उन कलर्स को अपनाना पड़ेगा। हम बात भी कर रहे थे कि रंग कैसे प्रभावित करते हैं, तो कलर थेरेपी, सूर्य चिकित्सा भी लेशिया ध्यान का एक प्रकार है। जब व्यक्ति ध्यान करता है
तो अपने भीतर से उन रंगों को पैदा करता है। और जब कलर थेरेपी की बात की जाती है तो कलर थेरेपी में सूर्य प्रकाश में जो रंग है उन रंगों को एब्जॉर्ब करके दवाइयाँ बनाई जाती हैं, और जब दवाइयाँ का सेवन होता है तो उस रंग के अनुसार उस व्यक्ति के भीतर परिवर्तन आता है। सफेद रंग का ध्यान, सफेद रंग की दवाई वैसा परिवर्तन ला देगी। लाल रंग की अगर कोई दवाई ले रहा है, लाल रंग की दवाई सूर्य किरणों में जब तैयार की गई है तो वह शरीर के भीतर उत्तेजना, एनर्जाइज कर देगी शरीर को। ब्लू रंग का किया हुआ है तो शरीर के भीतर शीतलता पैदा हो जाएगी। हरे रंग से किया हुआ है तो इंटेस्टाइन के भी प्रॉब्लम्स दूर होंगे, कब्ज की प्रॉब्लम उससे दूर होती है। इस प्रकार जैसे रंग की चिकित्सा वैसे ही शरीर के भीतर परिवर्तन होते हैं। कलर्स और स्वास्थ्य, हम बात कर रहे थे कि रंग है वो प्रभावित करते हैं हमारे शरीर के अवयवों को। तो अगर किस शरीर में किसी भी प्रकार की खराबी है तो हम उस अवयव के रंग के अनुसार उस रंग का इंटेक करते हैं या अंदर से हम ध्यान करते हैं तो वैसा हमारे स्वास्थ्य में भी परिवर्तन आता है। कई लोग एक्जिमा की प्रॉब्लम से ग्रसित रहते हैं। एक तो नीले रंग का तेल, यानी नीले रंग की बोतल सूर्य प्रकाश में रख दी जाती है 40 दिन में, और फिर उस तेल को जब लगाया जाता है तो एक्जिमा दूर होता है। दूसरा, अगर व्यक्ति नीले रंग का पूरे शरीर पर ध्यान करता है तो उसका एक्जिमा दूर होने लग जाता है। कलर्स और पर्सनालिटी, कलर और व्यक्तित्व। आप जानते हैं कि जिस प्रकार से रंग में कुछ उत्तेजना होती है और कुछ रंग शांत करने वाले होते हैं, वैसे ही व्यक्ति का जैसा लेश्या तंत्र होता है, लेश्या की जो धारा होती है, उस लेश्या की धारा के आधार पर उस व्यक्ति का व्यक्तित्व बनता है। सपोज किसी व्यक्ति के अंदर लाल रंग की बहुलता है तो व्यक्ति बहुत एनर्जाइज भी दिखेगा और कई बार शॉर्ट टेम्पर भी हमें दिखाई देगा कि वो बहुत गुस्से वाला है। चलिए, हमें ये नहीं पता चलता कि उसके अंदर रंग की कैसी बहुलता है, लेकिन व्यक्ति के स्वभाव से हमें पता चल जाता है कि उसके भीतर कैसे रंग की बहुलता है, अधिकता है। कुछ व्यक्तियों के साथ हम बात करते हैं तो बात करते करते हमें और इच्छा होती है कि उसके साथ बात करें। क्यों होती है? वह इसलिए होती है कि उसके भीतर के रंग हमें प्रभावित कर रहे हैं। किसी के अंदर हरे रंग की बहुलता है, गुलाबी रंग की बहुलता है, तो वह क्या है? उसके अंदर फ्रेंडशिप के भाव होंगे, वो मैत्रीपूर्वक हमसे व्यवहार करेगा। और अगर किसी के अंदर एकदम डार्क रंग है, ऐसे रंग हैं कि जो नेगेटिविटी की ओर ले जाते हैं, हम उस व्यक्ति के साथ बात करना भी पसंद नहीं करते। कई लोग आपको सफर में भी ऐसे मिलते होंगे कि आप उसको जानते नहीं हैं, पहचानते नहीं, कभी बात नहीं की, कभी उसके बारे में सुना नहीं, लेकिन साथ में सफर कर रहे हैं, ऐसे लगता है कि साथ में ही है। अलग अलग गांव से, अलग अलग घर से नहीं है। ऐसा उनका व्यवहार हो जाता है कि ना तो वो अकेले खाना पीना पसंद करते हैं, ना चुपचाप बैठना पसंद करते हैं, वे एकदम मिल के रहते हैं। वैसे ही ये जो पर्सनैलिटी का प्रकार है, उस पर हमारे रंगों का ही प्रभाव होता है, जो हमें प्रभावित करते हैं हमारे व्यक्तित्व को स्टेबलाइजेशन देने के लिए और उसको स्थापित करने के लिए। एक शब्द और आता है, कुंडलिनी जागरण। कुंडली जागृत भी होगी, ये बात भी करते हैं। और तो और तेजोलेशिया के संदर्भ में भी हम कुंडलिनी की बात करते हैं। प्रश्न उठता है कि तेजोलेशिया क्या है और कुंडलिनी शक्ति क्या है? तो सबसे पहले हमें तेजोलेशिया को समझना होगा, और तेजोलेशिया को समझने से पहले हमें जानना होगा कि तेजस क्या है और तेजस शरीर क्या है। हमने पहले के पाठों में चर्चा की कि 5 प्रकार के शरीर होते हैं: औदारिक शरीर, वैक्रिय शरीर,
आहारक शरीर, तेजस शरीर और कार्बन शरीर। चौथा शरीर जो तेजस शरीर है वह हर जीव के भीतर होता है। यह प्रकाश का पुंज है जो जीवन की एक प्रेरणा है, जीवन के लिए एक आधार है। और इसी तेजो शरीर से प्रभावित होती है हमारी लेष्या। और ये जो तेजो लेष्या जिसे हम कहते हैं, यह भी एक प्रकाश का पुंज है, उज्जवल प्रकाश का पुंज है जो हमारी जीवन धारा का एक अंग है। जब हमारा कॉन्शियसनेस इस तेजस बॉडी के साथ जुड़ता है तो एक वाइटल फोर्स बनता है और यही वाइटल फोर्स कुंडलिनी कहलाता है, या फिर हम इसे तेजो लेष्या भी कह सकते हैं। प्रश्न उठता है कि तेजो लेष्या का विकास कैसे हो सकता है। हर शरीर के भीतर तेजस शरीर है। 5 शरीर में 3 शरीर हर जीव के कॉमन है, औदारिक शरीर, तेजस शरीर और कार्बन शरीर। कार्बन शरीर पौद्गलिक है, हर व्यक्ति का अपना कर्म है और उसी कर्म के आधार पर वह फ्रूट प्राप्त करता है, उसका फल प्राप्त करता है। तेजस शरीर प्रकाश का पुंज है जो एक प्रकार से हम आंतरिक शक्ति कह सकते हैं, जीव को प्रेरित करती है कि वह किस प्रकार की कर्म करे। और तेजस शरीर के आधार पर ही तेजस लेष्या बनती है। तो प्रश्न उठा कि तेजस लेष्या को हम कैसे विकसित कर सकते हैं। कहा संयम की भावना। आत्म संयम अगर है, आत्म संयम का तात्पर्य क्या है कि हमारी इंद्रियां हमें अपने विषयों की तरफ ले जाने की कोशिश करती है। हम अगर आत्म संतुलित हो जाते हैं फिर हम इंद्रियों के पीछे नहीं दौड़ेंगे। एक योगी इंद्रियों को अपने वश में कर लेता है और जो वश में कर लेता है वह तेजो लेष्या को जागृत कर लेता है। दूसरा है मेडिटेशन। ध्यान के माध्यम से भी तेजो लेष्या का जागरण हो सकता है। ध्यान में हम अलग अलग प्रकार के रंगों का ध्यान करते हैं। हमें जिस प्रकार का परिवर्तन लाना है वैसा ध्यान करते हैं। और अगर हमें तेजस लेष्या को जगाना है तो हमें चैतन्य केंद्रों पर हम जब शक्ति केंद्र से ज्ञान केंद्र तक चित्त को एकाग्र करके वहां पर विभिन्न रंगों के साथ ध्यान करते हैं तो तेजो लेष्या का जागरण हो जाता है। और तो और ये भी कहा जाता है कि वर्शिप यानी पूजा, प्रार्थना भी क्या है, तेजो लेष्या की प्राप्ति का एक साधन है। एक गुरु के पास एक शिष्य उसकी पूजा करता है, उसकी अर्चना करता है, तब वह गुरु क्या है, प्रसन्न होकर उसे तेजो लेष्या की लब्धि या उसकी तेजो लेष्या को जागृत करा सकता है। तपस्या के माध्यम से भी तेजो लेष्या का जागरण होता है। हाँ, प्रश्न ये होता है कि उस तपस्या से जो जागृत एनर्जी हम उसका उपयोग कैसे करें। मेरे कहने का कोई अगर अन्यथा तात्पर्य न ले तो दुर्वासा ऋषि बहुत तपस्या करते थे, उनके भीतर तेजो लेष्या जागृत थी, लेकिन उस जागृति का वह उपयोग बहुत बार पॉजिटिव में करते थे और कभी कभी वो नेगेटिव सेंस में भी हो जाता था कि जब वो किसी चीज को सहन नहीं कर पाते या उनको लगता कि मेरा किसी ने अपमान कर दिया तो वो अपनी उस तेजो लेष्या का नेगेटिव सेंस में उसका उपयोग करके किसी को कहते हैं कर्ज दे देते, किसी को कुछ बना देते। तो ध्यान के माध्यम से, तपस्या के माध्यम से हम तेजो लेष्या का जागरण तो हम कर सकते हैं, लेकिन उस तपस्या से या उस ध्यान से, उस संयम से, उस पूजा से हमें जो तेजो लेष्या मिली है हम उसका उपयोग कैसे करें। समर्पण और रिनाउंसिएशन, जब व्यक्ति पूर्णता को प्राप्त कर लेता है तब भी क्या है, तेजो लेष्या की लब्धि उसे हो जाती है। तेजो लेष्या प्राप्त होगी तो इसका आध्यात्मिक ऐसे क्या चिन्ह है कि जिससे हमें पता चले कि व्यक्ति तेजो लेष्या का अधिकारी है या तेजो लेष्या का धारक है।
जो व्यक्ति तेजोलेशिया का धारक होता है वह सहज ही प्रसन्न रहता है, उसके अंदर नेचुरल जॉयनेस होती है, वो व्यक्ति हमेशा प्रसन्न रहता है। और तो और उसके भीतर की जितनी भी वासनाएं होती हैं वह सब दूर हो जाती हैं और जितनी प्रकार की इच्छाएं हैं वह शांत हो जाती हैं और वह किसी प्रकार से किसी भी प्रकार की अपेक्षा नहीं रखता। तेजोलेशिया भी दो प्रकार की होती है, एक होती है इमोशनल और एक होती है एलिमेंट्री यानी पोद्गलात्मक। इमोशनल में भावधारा, ध्यान के माध्यम से जब भावधारा परिवर्तित हुई तो तेजोलेशिया का जागरण हो गया। पौद्गलिक में हम तपस्या आदि के माध्यम से या हम कहें कि बाहर में कोई ऐसी कॉस्मस में ऐसी एनर्जी है जिसे हम उन पुद्गलों को हम अपने भीतर ग्रहण करते हैं और तेजोलेशिया का जागरण करा देते हैं। जैन योग में भी कुंडलिनी का महत्व है। वैसे पातंजल योग में या हम कहें योग दर्शन में कुंडलिनी जागरण की बात की गई। मूलाधार से शक्ति का जागरण करके जब उसे ऊपर सहस्रार चक्र तक ले जाया जाता है तो वह कहलाती है कुंडलिनी शक्ति। कहा जाता है कि कुंडलिनी शक्ति सांप जिस प्रकार बैठता है वैसे 3.5 कुंडली मारकर बैठी हुई है और जब वह शक्ति का ऊपर शिव के साथ मिलन हो जाता है तो थर्ड आई जागृत हो जाता है और उसे कहते हैं कि कुंडलिनी जागृत हो गई। तो जैन योग में भी तीसरा नेत्र खुलने की बात है, अर्थात अंतर्दृष्टि का जो जागरण होता है वह कुंडलिनी कहलाती है। कुंडलिनी का स्वरूप क्या है? जब कुंडलिनी शक्ति जागृत हो जाती है तो व्यक्ति के भीतर हर प्रकार की शक्तियों का जागरण हो जाता है, उसे ज्ञान प्राप्त हो जाता है और हर ओर से उसे सुख मिलता है। प्रश्न उठता है कि कुंडलिनी की स्टेजेस क्या हो सकते हैं? एक है जागृत अवस्था और एक होती है ड्रीम। जागृत अवस्था में व्यक्ति हर कुछ वस्तु को देखता है, व्यक्ति को देखता है, उसके पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर को समझता है और उसे वह बता देता है कि आगे क्या घटित होने वाला है। ड्रीम में व्यक्ति जब सोता है, सोने के बाद स्वप्न आते हैं और जिस व्यक्ति की ड्रीम कुंडलिनी जागृत होती है तो उसे स्वप्न जो आते हैं वह स्वप्न उसे यह द्योतक होते हैं कि उसके स्वप्न पूरे होंगे और स्वप्नों को जब बता देता है तो उसके स्वप्न भी सही निकलते हैं। तेजोलेशिया के दो प्रकार होते हैं, उष्ण तेजोलेशिया और शीत तेजोलेशिया। गोशालक और भगवान महावीर का संदर्भ आता है कि गोशालक ने भगवान महावीर पर तेजोलेशिया छोड़ी थी, वह थी उष्ण, और महावीर स्वामी ने शीत तेजोलेशिया छोड़कर गोशालक की उष्ण तेजोलेशिया को भी शांत किया था। तो एक तेजोलेशिया जो व्यक्ति को जला देती है और दूसरी उसे शांत, उस उष्मा को शांत भी कर सकती है। तो हम बात कर रहे थे कि तेजोलेशिया किस प्रकार शरीर के भीतर परिवर्तन घटित करती है। तेजोलेशिया की अपनी वेवलेंथ होती है। ध्यान के माध्यम से हम तेजोलेशिया का परिवर्तन भी कर सकते हैं। अगर तेजोलेशिया सही नहीं है